अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी 1 यूनिट 3 का पार्ट 2 ड्रग्स अफेक्टिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे एंटासिड्स को। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे? व्हाट आर एंटासिड्स, कॉमनली यूज्ड एंटासिड्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, थेराप्यूटिक इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड नर्सिंग कंसिडरेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एंटासिड्स क्या है। एंटासिड्स वो ड्रग्स हैं या इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो बहुत सालों से यूज़ होते हुए आ रहे हैं, जो कि स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच होती है या जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है स्टमक के अंदर। और जो कॉमनली एंटासिड्स यूज़ होती हैं ओटीसी में, ओवर द काउंटर में, वो एल्युमिनियम साल्ट्स, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम साल्ट्स, कार्बोनेट, मैग्नीशियम साल्ट्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मेगल्ड्रेट, जो कि एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन है। ये सारे आप लोग याद कर सकते हैं क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिकेशंस पेपर्स में भी ज़्यादातर पूछी जाती हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स, ये जो एंटासिड्स होते हैं इनको ओरली लिया जाता है और ये लोकली एक्ट करती हैं स्टमक के अंदर, यानी कि उनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं एसिडिक पीएच को। फार्माकोडायनामिक्स, जैसे कि आपको पता है ये एजेंट जो है सिर्फ न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक पीएच को स्टमक के अंदर, और ये रेट ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन के ऊपर अफेक्ट नहीं करता है। और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है एंटासिड की में, ये एसिड रिबाउंड भी कॉज कर सकता है। और ये न्यूट्रलाइजिंग क्योंकि करता है स्टमक की कंटेंट की, तो अल्कलाइन लेवल इसमें स्टिमुलेट होता है, जिसमें गैस्ट्रिक प्रोडक्शन क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है एसिड प्रोडक्शन को, क्योंकि स्टमक का पीएच हमेशा एसिडिक होना चाहिए। अगर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा तो इससे क्या होगा, जो वो सेल्स जो कि गैस्ट्रिन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ करेगा ताकि वो दोबारा उसको एसिडिक पीएच पे लेके जाए, जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी एसिडिटी की। और इससे फिर नॉर्मल एसिडिक स्टेट क्योंकि बराबर नहीं रहती है एंटासिड से, तो इसीलिए ये भी एक वजह है जिससे की वजह से आपको दोबारा एसिडिटी होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। थेराप्यूटिक इंडिकेशंस, किन इंडिकेशंस में देना चाहिए? सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दिया जाता है, अपसेट स्टमक के लिए, या हाइपर एसिडिटी में। हाइपर एसिडिक कंडीशन लाए कौन सी हैं? पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, ईसोफेजाइटिस एंड हाइड्रल हर्निया। जो इसका स्पेशल यूज़ ऑफ एम्फोजिले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये बाइंड फॉस्फेट में किया जाता है। प्रिकॉशंस ऑफ एंटासिड्स, यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कोई भी अगर आपको एलर्जी है जो आपको पता है तो उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते। कॉशंस, आपने केयरफुली इसको एडमिनिस्टर करना है, या जिस भी पेशेंट को दे रहे हो उसको अच्छी तरह मॉनिटर करना है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपने उसका देखना है, जीआई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, रेनल डिसफंक्शन तो नहीं है। ये सारे अपने जहन में रखते हुए उसको पेशेंट को सजेस्ट करना है कि आपको ये खानी चाहिए या किस टाइम खानी चाहिए, पूरा अपने पेशेंट को काउंसल करना है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये रेयरली यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल सिम्टोमेटिक एब्जॉर्प्शन होता है जो कि मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस करता है। नर्सिंग कंसल्टेशन में आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को कंफर्टली मेजर्स या बताना है कि कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, या एलुमिनियम से अगर उसको कॉन्स्टिपेशन होती है, या डायरिया, मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं, तो आपने पहले से ही पेशेंट को बता देना है कि आपने अपनी डाइट में क्या चेंजिंग करनी है। आपने मॉनिटर करना है साइड इफ़ेक्ट्स को, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को, कंफर्ट मेजर को भी देखना है कि जो आपने उसको बताया है वो सही तरह हो भी रहा है कि नहीं। पेशेंट का आपने रिस्पांस चेक करना है, मेडिकेशन जब आप उसको एडमिनिस्टर करें तो पेशेंट का क्या रिस्पांस होता है, और किस तरह पेशेंट को आपने ये सब बातें टीच हेल्थ के हवाले से उसको टीचिंग अच्छी तरह दे देनी है कि अगर आपको कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा क्लिनिकल में आना है या घर में कोई मैनेजमेंट आप उनको बता रहे हैं। आपने इवेलुएशन फॉर इफ़ेक्टिवनेस, जिसमें आपने देखना है कि अगर उसको अल्सर है तो उसके सिम्टम्स जो डिक्रीज़ हुए कि नहीं, पायरोसिस मतलब हार्ट बर्न उसका कम हुआ कि नहीं हुआ एंटासिड खाने के बाद, या डिक्रीज़ फॉस्फेट लेवल उसका कम हुआ कि नहीं हुआ। जो कि पेशेंट होते हैं क्रोनिक रेनल फेलियर में, उनके अंदर आपने ये ज़्यादातर देखना है।
थैंक यू, होप यू लाइक इट। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को।